ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देवाशीष जी के लिए हम लोग सर सबसे पहले हम लोग बीएफएम पढ़ रहे हैं। आप लोग सर को 5 बुक पढ़ना है। एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, लॉ एंड सेलेक्टिव पेपर में हम लोग एचआरएम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके पीछे का लॉजिक हम बता ही चुके हैं कि एबीएम में आप लोग अच्छा खासा एचआर पढ़ेंगे। तो जब एबीएम में हम लोग एचआरएम पढ़ ही लेंगे तो उसको क्यों नहीं पढ़ेंगे, इलेक्टिव पेपर को। और अलग से अगर किसी का, जैसे किसी का कोई पर्सनली इलेक्टिव पेपर में सर्टिफिकेशन चाहिए, तो अलग से आप सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, कहीं कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग बीएफएम पढ़ेंगे। बीएफएम का रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। ये आपका 8 चैप्टर है। ये 8 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। रिस्क, अब देखिए स्टार्टिंग यहाँ से है, बैंक के डिफिनीशन से। बीएफएम का मॉडल भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग कुछ पढ़ पाएंगे। पूरा का पूरा जो बैंक है, ये आपको रिस्क मैनेजमेंट पे बेस्ड है, क्योंकि बैंक जो है एक प्रकार का बिजनेस है। बैंक जो है, ये एक बैंक का जो है एक छोटा सा डायग्राम है। और बैंक के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक क्या है, एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं, जो पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उसका कुछ ना कुछ काम करता है, फिर कस्टमर को कुछ आरओआई देता है, पैसा में डील करता है, एक प्रोफेशनली पैसा में डील करता है। और जिसका कोई एक रेगुलेटर होता है। ठीक है ना। पैसा में तो कोई भी डील कर सकता है, जैसे मनी लेंडर है, तो मनी लेंडर भी आपको पैसा में डील करता है, बट वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि उसका कोई रेगुलेटर नहीं है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोग उसी को कहेंगे जिसका कोई आपको रेगुलेटर हो। ठीक है ना, जिसका कोई रेगुलेटर हो। इसीलिए बैंक भी एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि बैंक का एक रेगुलेटर कौन है, आरबीआई है। बैंक का रेगुलेटर आरबीआई। अब बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ एनडीटीएल। दिस इज योर एनडीटीएल, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी, आरडी के फॉर्म में जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीटीएल बोलते हैं। एनडीटीएल उसका बैंक क्या करती है, तो बैंक के पास फंड आता है, और इस फंड पे बैंक को ढेर सारा प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि बैंक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नहीं। बैंक जो है एक प्रकार का बिजनेस करती है, बट वैसा बिजनेस नहीं करती है जो अदर कॉरपोरेट करते हैं। जैसे कि आपका टाटा हुआ, बिरला हुआ, मारुति हुआ, महिंद्रा हुआ, ये सब जो कॉरपोरेट जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाता है, उसको मार्केट में सेल करता है, जहाँ से प्रॉफिट उसको आता है। बट बैंक जो बिजनेस करती है, वो पैसा लेती है, उस पैसा को फिर कस्टमर को देती है, या अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करती है। बैंक का एक ट्रेजरी मैनेजमेंट होता है, जहाँ जिसके थ्रू बैंक इन्वेस्टमेंट करती है। कहाँ पे करती है, मार्केट में करती है। मार्केट में करती है। बैंक कभी भी फिक्स आरओआई वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, तो बैंक मार्केट में करती है, जहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ मार्केट है। जैसे कि आपको मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, फॉरेक्स है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को। जो है डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स शायद ही आप लोग पढ़े हो। सीआईबी में डेरिवेटिव्स ज़्यादा पढ़ना है, जीआईबी में थोड़ा सा पढ़ना है, बट सीआईबी में उसका पूरा इलुबरेट है। तो बहुत सारे ऐसे मार्केट है जहाँ पे हम लोग करेंगे। मार्केट इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो मार्केट वाले प्रोडक्ट है, वो वेरिएबल प्रोडक्ट है। वेरिएबल प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर है, जहाँ पे आपका डिमांड सप्लाई है। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या है, जो सबसे पहला फैक्टर है वो आपका डिमांड सप्लाई है। डिमांड सप्लाई ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मार्केट के प्रोडक्ट को अप एंड डाउन करने में। डिमांड सप्लाई है, गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी लेकर आया है। आपका ट्रेड वार है, जैसे कि चाइना ने या अमेरिका के बीच में कुछ ट्रेड वार हो गया, या एक्चुअल वार है, वो सब भी फैक्टर है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो मार्केट पे इम्पैक्ट डालते हैं, मार्केट की वेरिएबिलिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं।
तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, कौन-कौन सा फैक्टर है, ये सब चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से भी बैंक को प्रॉफिट मिलता है, यहाँ से भी बैंक को प्रॉफिट मिलता है और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, और लोन पे भी आपको प्रॉफिट मिलता है। बट प्रॉफिट के साथ ये रिस्क भी लेकर आती है। जैसे कि कस्टमर अगर इन्वेस्टमेंट करता है एफडी में तो कोई रिस्क नहीं है, बशर्ते बैंक ना डूबे। अगर बैंक डूब गया, भगवान ना करे बैंक डूब गया, तब तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति को छोड़ देते हैं तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है कस्टमर के लिए। लेकिन बैंक जो इन्वेस्टमेंट करती है वो अनसिक्योर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है, इसको याद रखिएगा। बैंक जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो अनसिक्योर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी, अनसिक्योर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि मार्केट रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट है वो अनसिक्योर है, और साथ में इसका जो आरओआई है ये आपको वेरिएबल है। क्लियर ना? इसका जो आरओआई है वो आपका वेरिएबल है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क है, लेकिन यहीं पे प्रॉफिट है। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ये कहा भी गया है कि नो रिस्क नो प्रॉफिट, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। तो कस्टमर जो है और कोई रिस्क उठाता नहीं, इसलिए उसको प्रॉफिट भी नहीं मिलता है, सिंपल सा थोड़ा सा रिटर्न मिल जाता है। तो बैंक में 4 प्रकार के रिस्क हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो 4 मेन रिस्क है। ये आपको 4 मेन रिस्क है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है ना? नोटबुक लेके बैठिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म हो, आप लोग सीआईबी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जीआईबी का दे रहे हैं, व्हाटएवर, तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है उसको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। एक तो ये है कि एक बार लिख लेने के बाद बहुत सा चीज याद हो जाता है, ठीक है ना? बहुत सा चीज याद होता है, इसलिए मेरा आज पेन क्यों दिक्कत कर रहा है। हाँ, तो नोटबुक लेके बैठिएगा जहाँ पे आप ये सब चीज को नोट कीजिएगा। तो पहला आपको क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क कहाँ पे मिलता है? तो जो बैंक लोन देती है, बैंक लोन देती है और उसका कुछ पार्ट तत्काल नहीं आता है। बैंक का लोन एनपीए में जो कन्वर्ट होने का खतरा रहता है, रिस्क रहता है, दिस इज नोन एज क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क कहाँ पे होता है? कि बैंक के पास पैसा की कमी है, लिक्विडिटी की कमी है, बैंक के पास जो है लिक्विडिटी की कमी अगर बैंक को है। संजीत जी आ गए? संजीत जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है। तो बैंक को जो है अगर लिक्विडिटी की कमी होती है, लिक्विडिटी का मतलब कैश इन हैंड, बैंक को अगर पैसा की कमी है किसी भी काम के लिए, डिपॉजिटर को पैसा देने के लिए या लोन को डिसबर्स करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए अगर पैसा की कमी है, तो इसको हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। तो ये आपका दूसरा नंबर में लिक्विडिटी रिस्क आता है। तीसरा नंबर आपका मार्केट रिस्क आता है। तो बैंक जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि बैंक के पास जो फंड आता है इसी पे उसको ढेर सारा प्रॉफिट चाहिए। शुरू में ही बतला रहे थे कि बैंक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है नहीं कि उसको हर समय कुछ प्रोडक्ट बेचे और वहां से कुछ प्रॉफिट आए। तो बैंक जो पैसा एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करती है एक्चुअली उसी का कुछ काम करती है और वहीं से उसको प्रॉफिट एक्सेप्ट उसी एक्सपेक्ट होता है। तो ये प्रॉफिट कोई क्या कहते हैं, लोन से 100% तो मिलता नहीं है, क्योंकि वहां पर क्रेडिट रिस्क का खतरा रहता है, क्रेडिट रिस्क रहता है, ठीक है ना? इसीलिए कुछ पार्ट वो इन्वेस्टमेंट करती है। तो बैंक का एक एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी होती है, ठीक है? बैंक का एक एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी होती है, जो बैंक जो बैंक के पैसा को मैनेज करती है, मतलब कितना डिपॉजिट आएगा, उसका कितना परसेंटेज हम लोग लोन में देंगे, उसका कितना परसेंटेज हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये बैंक का पार्टिकुलर कमेटी करती है। तो हम लोग देखेंगे अलग अलग, जो हम लोग रिस्क पढ़ेंगे उस पर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका आता है, ये आपका ऑपरेशनल रिस्क आता है। ऑपरेशन रिस्क कहीं भी हो सकता है। आज के डेट में ऑपरेशन रिस्क जो है फ्रॉड के चलते हो रहा है, आपको इंटरनेट ब्रेकडाउन के चलते हो रहा है, कंप्लायंस के चलते हो रहा है, कुछ लीगल रेगुलेटरी रिस्क है, तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में ऑपरेशन रिस्क आता है, ठीक है? तो यहाँ से दो चीज और सीखिए कि जो ऑपरेशन रिस्क है, जो ऑपरेशन रिस्क है, क्रेडिट रिस्क को तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये ये आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप पैसा दिए हैं उसी का कुछ परसेंटेज आपको नहीं मिलेगा। बट जो पैसा की जो कमी है इसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। जो मार्केट रिस्क है या ऑपरेशन रिस्क है, ये तीन रिस्क को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है।
ठीक है ना? इस बात को समझिएगा कि आपने अगर 10 करोड़ रुपया दिया है, तो आप हर समय फ़ॉलो अप कर रहे हैं कि किसका रेटिंग लो हो रहा है या कौन से ऐसे कस्टमर है जो ईएमआई नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि सभी लोन आपको एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर सभी लोन भगवान ना करे एनपीए में कन्वर्ट हो जाए तब तो सिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। लेकिन फिर भी क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? क्रेडिट रिस्क का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। लिक्विडिटी रिस्क की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती है कि पैसा की कमी आपको कहाँ से होगी ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आगे चल के आपको मालूम चलेगा। उसी प्रकार से मार्केट के चलते आपको कितना लॉस होगा, ठीक है ना? इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से ऑपरेशनल रिस्क में कितना आपको लॉस होगा, इसका भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि केवाईसी के चलते अब आरबीआई आप पे कितना पेनल्टी लगाएगी, इसको आप कैसे जो है मालूम कर सकते हैं? और मान लेते हैं कि एक बार अगर पेनल्टी लगा दी केवाईसी के चलते या दूसरे बार कंप्लायंस के चलते अगर कोई पेनल्टी लगा रही है, तो वो कितना लगाएगी, इसको आप कैसे जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो ये 3 जो रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क को, इसको आप प्रिडिक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। केवल क्रेडिट रिस्क का कुछ हद तक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हालाँकि रिस्क जब तक आ नहीं जाए, तब तक प्रिडिक्शन करना थोड़ा-सा मुश्किल है। ये 4 रिस्क है, इसको हम लोग जो है देख भी चुके हैं प्रीवियस क्लास में, लेकिन अभी आज के डेट में आज कुछ स्टूडेंट हैं, तो फिर से हम एक बार सबको बतला दे रहे हैं कि सबसे पहला रिस्क जो है क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क में आपको काउंटर पार्टी रिस्क एंड डिफॉल्ट रिस्क, ये लगभग एक जैसा है। काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क क्या हुआ कि आपने लोन दिया और पैसा वापस कुछ बोरोवर का नहीं आया, मतलब लोन को जो एनपीए में जाने का जो रिस्क है, दिस इज नोन एज क्रेडिट रिस्क, ठीक है ना? डाउनग्रेड रिस्क क्या होता है? डाउनग्रेड रिस्क होता है कि अभी तो ईएमआई आ रहा है, जब जिस समय आपने लोन दिया था उस समय आप उसका सिविल स्कोर चेक किए, काफी अच्छा था, 700 था, 750 था, वॉटेवर जो भी आपका नॉर्म हो, उसके अकॉर्डिंग उसका सिविल स्कोर सही था। बट कुछ समय के बाद उसका सिविल स्कोर डाउनग्रेडेड होने लगा, एबीसी रीजन से, ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो ईएमआई नहीं दे पाए, तो ये डाउनग्रेडेड हुआ। पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है कि बैंक ऑलवेज पोर्टफोलियो बनाती है, लोन का पोर्टफोलियो बनाती है, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाती है। पोर्टफोलियो का मतलब बास्केट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है, अब चाहे इन्वेस्टमेंट का हो या लोन का। तो लोन का जो पोर्टफोलियो बनाई है, जैसे कि होम लोन मुझे कितना देना है, एजुकेशन लोन कितना देना है, कॉर्पोरेट लोन कितना देना है, समझ में आ रहा है? नहीं, सबका पोर्टफोलियो बनाएगा। तो पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज लोन डिफॉल्ट हुआ है, कितना परसेंट लोन जो है वो नहीं आया है, एनपीए में गया है। तो मान लेते हैं कि 2% लोन जो है एनपीए में गया है, तो ये क्या हुआ, पूरे पोर्टफोलियो पे रिस्क हुआ। तो पोर्टफोलियो आप कैसा बनाया है उसके उसका फॉलो अप करना होगा। उसी प्रकार से अगर पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा लॉस होने लगता है, 2% लॉस हुआ तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, एमसीएलआर से उसको हम मैनेज कर लेंगे। 3%, 4% अब ज्यादा होने लगा किसी भी कारण से, तो फिर ये सिस्टमैटिक रिस्क आ जाती है। सिस्टमैटिक का मतलब ये हुआ कि बहुत सारा लोन एनपीए में कन्वर्ट हो गया, बहुत सारा लोन एनपीए में कन्वर्ट हो गया है। मतलब सिस्टमैटिक रिस्क के सबसे बड़ा रिस्क है बैंकिंग इंडस्ट्री पे, और सिस्टमैटिक रिस्क से बैंक को लिक्विडिटी रिस्क ज्यादा मिलता है। ऐसे क्रेडिट रिस्क अकेले नहीं आती है, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। मान लेते हैं कि पैसा एनपीए में गया, तो पैसा तो बैंक को तत्काल नहीं आया ना, और जब आएगा तो देखा जाएगा। तो क्रेडिट रिस्क अकेले नहीं आती है, क्रेडिट रिस्क जो है लिक्विडिटी रिस्क को लेकर आती है, राइट ना? तो सिस्टमेटिक रिस्क तो बहुत ज्यादा एनपीए हो गया ना, तो वो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी को लेके आई। बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा दूसरा काम करने के लिए, डिपॉजिटर को देने के लिए या दूसरा कोई काम करने के लिए, तो वो सिस्टमेटिक रिस्क आएगी। कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि बैंक डूबने के कगार पे आ जाती है, जैसे यस बैंक के साथ हो गया था, और बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक के साथ हो गया है। बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक तो बर्बाद हो गए। तो लेमन ब्रदर आपने देखा होगा 2007-8 में अमेरिका में रिसेशन आ गया था, तो वहां पे क्रेडिट रिस्क के चलते ही रिसेशन आया था, लेमन ब्रदर डूब गई थी। इसलिए सिस्टमेटिक रिस्क ऐसे नहीं आती है, लेकिन जब आती है तो पूरा सिस्टम को डुबा देती है। और वो कभी कभी बहुत बड़ा सिस्टम अगर डूब जाए, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक डूब गए हैं, बट इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक लेमन ब्रदर डूब गया अमेरिका का,
2007 में, तो पूरा अमेरिका को डुबा दिया। और भगवान ना करे, मान लेते हैं कोई बड़ी बैंक अगर इंडिया का डूब जाए, एसबीआई, पीएनबी, आप जो भी नाम ले सकते हैं, अगर वो बैंक डूब जाए, तो आप सोच रहे हैं ना कि पूरा सिस्टम हिला जाएगा, मतलब पूरा इंडिया में जो है कुछ रिसेशन टाइप का आ जाएगा, या बहुत बड़ा एक तरह से दुर्घटना ही घट जाएगा। तो सिस्टमेटिक रिस्क है, ठीक है, ये समझ गए ना, क्रेडिट रिस्क का ये सारे आपको अलग अलग रिस्क है। इसके बाद से आपका लिक्विडिटी रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क के अलग अलग कारण है, जैसे कि जिस समय पैसा आना चाहिए था उस समय नहीं है, फंड की कमी आपको हो गए, किसी भी एबीसी रीजन से आपके पास अगर फंड की कमी है, तो दिस इज कॉल्ड फंडिंग रिस्क। फंडिंग रिस्क इज ए टाइप ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। अगर समय से पैसा नहीं आया, आपका लोन जो है, जैसे कि हम बताए थे कि रेगुलर ईएमआई आ रहा है बस, बट किसी भी एबीसी कारण से लोन का पैसा नहीं आया टाइमली, तो टाइम रिस्क हुआ। कॉल रिस्क बतला रहे थे कि कॉल रिस्क क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिफिनेशन को फिर से एक बार। डिफिनेशन में ये आपका क्या है, एनडीटीएल है, एनडीटीएल है, और ये आपका लोन वाला पार्ट है, ठीक है ना। एनडीटीएल है, लोन वाला पार्ट है, इस दोनों को मिला के हम लोग बैंकिंग बुक कहते हैं। दिस इज नोन एज बैंकिंग बुक, इसको नोट कर लीजिए, बैंकिंग बुक किसे कहते हैं। और ये आपको ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज ट्रेडिंग बुक, ट्रेडिंग बुक। तो दोनों का अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको भी नोट कीजिए। बैंकिंग बुक का दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसके जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, इसके जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, और इसके फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या है, एनडीटीएल है या लोन है, तो ये ज्यादातर क्या है, फिक्स मैच्योरिटी वाले हैं, फिक्स्ड मैच्योरिटी वाले हैं। आप देख ही रहे हैं कि फिक्स मैच्योरिटी वाले हैं ज्यादातर, ठीक है ना। अब करेंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में जो ऐसा कोई फिक्स मैच्योरिटी है नहीं, लेकिन एफडी आरडी में तो है। उसी प्रकार लोन का मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है, फिक्स मैच्योरिटी वाले हैं। अब आप क्रेडिट कार्ड को छोड़ दीजिए, क्रेडिट कार्ड में तो कुछ ऐसा मैच्योरिटी वाली बात होती नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम प्रोडक्ट को हम लोग काउंटिंग करते हैं। उसी प्रकार से फिक्स मैच्योरिटी वाले हैं, और ये आपका एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग काम करता है। एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, एक होता है कैश बेसिस। अकाउंट के दो दो बेसिस होता है, मतलब दो तरह का मेथड होता है। एक प्रकार का होता है कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब ये हुआ कि कैश में लेन देन हुआ। एक्रूअल का मतलब क्या हुआ, कैश प्लस क्रेडिट बोथ। एक्रूअल का मतलब कैश प्लस क्रेडिट, ये बोथ हुआ। तो मैक्सिमम कंपनी ये दोनों में लेन देन करती है, चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे बैंक खुद क्यों ना हो, ठीक है ना। केवल कैश में लेन देन करना संभव नहीं है बिजनेस पर्पज से, इसलिए आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा कि बैंकिंग बुक के दो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है। और जो हमने क्वेश्चन दिया था उसमें ये क्वेश्चन हमने पूछा भी था, बैंकिंग बुक का दो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है। तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो फिक्स मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट है, और दूसरा एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये बेस्ड है। उसी प्रकार से ट्रेडिंग बुक के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, तो एक तो नॉट फिक्स मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट है, नॉट फिक्स्ड मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट है, ठीक है ना। नॉट फिक्स मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट का मतलब कैसे हम लोग समझेंगे, क्योंकि बैंक जो इन्वेस्टमेंट करती है वो आपको मार्केट में करती है, और मार्केट के ज्यादातर जो प्रोडक्ट है उसका कोई मैच्योरिटी तो है नहीं। आप कोई पूछेगा कि शेयर का कोई मैच्योरिटी बतलाइए, तो आप कैसे बताएंगे, आप जब मन करे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब मन करे आप निकाल लीजिए पैसा, उसका मैच्योरिटी टाइप का तो कुछ है नहीं उसमें। उसी प्रकार बॉन्ड वगैरह जो है कुछ नहीं है, अब कुछ का है तो अलग बात है, बताए ना कि ज्यादातर, ठीक है ना, सभी नहीं ज्यादातर प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी वाले नहीं है। और इसका दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको एम टू एम बेसिस पे काम करता है, एम टू एम, मार्क टू मार्केट। एम टू एम का फुल फॉर्म क्या हुआ, नोट कीजिए, मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का मतलब ये होता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये सोच के ट्रेडिंग करते हैं, एनालिसिस जब आप करते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल स्टैटिकल टूल होता है। अब तो आपका सारे इन्वेस्टमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड हो रहा है,
एआई के बेसिस पे हो रहा है, फिर भी कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपने एनालिसिस किया कि हमको पार्टिकुलर प्रॉफिट मिल जाएगा। अब लॉस के लिए तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है ना, प्रॉफिट के लिए ही करता है। तो पार्टिकुलर प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। मान लेते हैं कि 100 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया, सोचा कि 110 रुपया मुझे मिल जाएगा, 120 रुपया, कुछ ना कुछ एनालिसिस किया, तो आपने दिमाग में कहीं ना कहीं ये मार्क लिख लिया। बट एक्चुअल जब मार्केट ओपन होता है तो उसमें ट्रेडिंग शुरू होता है, खरीद बिक्री शुरू होता है, और बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं। तो उसके चलते ये एक्चुअल सिचुएशन आपके मार्क सिचुएशन से एकदम से अलग होता है। वो आपको डिपेंड करता है मार्केट पे। इसीलिए जब भी ट्रेडिंग वाला कोई प्रोडक्ट होता है तो उसको हम लोग M2M कहते हैं। और आप ट्रेडिंग अगर करते होंगे तो आप देखते भी होंगे, जिस दिन आप शेयर में पैसा लगाए हैं, जिस दिन भी आप शेयर में पैसा लगाए, उसके ऊपर में M2M लिखा होता है। आपने ऑब्जर्व किया क्या किसी ने? कोई ट्रेडिंग करते हैं? इंट्राडे में दिखता है ये, इंट्राडे में दिखता है। इंट्राडे में क्या है, डिलीवरी में भी दिखता है। रिले में दिखता है। हाँ, आप देखिएगा डिलीवरी में भी दिखता है। वो अलग बात है कि इंट्राडे में आपको 3:30 बजे वो कट जाता है, कट ऑफ मतलब करना पड़ता है। हाँ, वो ऑटोमेटिकली, या तो उसके पहले आप सोल्ड आउट कर दीजिए 3:15 तक शायद, या उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सोल्ड आउट हो जाएगा। 3:30 तक नहीं ले, 15 मिनट का वो मार्जिन रखता है, ठीक है ना, पता नहीं क्या होने वाला इंट्राडे में। लेकिन डिलीवरी में भी M2M दिखता है, बट ये है कि उसमें सोल्ड आउट नहीं होता है, वो डिलीवरी नेक्स्ट डे आपका डीमैट अकाउंट में वो शो करता है, ये अलग बात है, लेकिन वो दिखता है। तो इस बात को नोट कीजिएगा कि जब भी ट्रेडिंग बुक वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछेगा तो ये इसका हम दिखला ही दे रहे हैं। इसका एक मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, वो पार्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको दिखला देता हूँ। और क्वेश्चन आज फिर से भेज दूंगा वही वाला, ऐसे आप लोग के ग्रुप में है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेट्स हेल्ड इन ट्रेडिंग बुक? कौन सा आंसर होगा? both B and C. ई होगा। ई ऑप्शन। हाँ, ट्रेडिंग ये ऑप्शन होगा, बी। बी होगा। अभी हमने आपको क्या बतलाया, आप फिर ई से। होगा सर। ई होगा आंसर, इसका ई होगा। आंसर ही हाँ, होगा। ई फॉर एलिफेंट। क्या सर, इतना बताने के बाद भी आप फिर से इसको देखिए कि ट्रेडिंग बुक में क्या लिखा है हमने। डी होगा, डी। नॉट हाँ फिक्स्ड मैच्योरिटी प्रोडक्ट और MTM। हाँ, ये नॉट लिखा है ना, इसको इसलिए तो बोला हाँ नॉट फिक्स मैच्योरिटी। हाँ और हमने एग्जाम्पल तब से यही समझा रहा है कि शेयर के मैच्योरिटी क्या होगा, नहीं होगा, तो इसलिए नॉट फिक्स मैच्योरिटी। बैंकिंग बुक का मैच्योरिटी फिक्स होगा, एफडी का मैच्योरिटी फिक्स होगा, आरडी का होगा, या और भी लोन का होगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ट्रेडिंग बुक का मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए आप जो है यहाँ पे क्या होगा कि दे आर नॉर्मली नॉट हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी। ये आंसर सही होगा, दे आर नॉर्मली हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी। समझ में आ रहा है ना? ये बी आंसर कैसे सही होगा? और फिर भी यहाँ एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोल रहा है कि अप्लाइड होगा। एक्यूरल सिस्टम तो आपको अकाउंटिंग कहाँ पे अप्लाई होता है? बैंकिंग बुक में, ट्रेडिंग बुक में नहीं होता है। मार्क टू मार्केट सिस्टम इज फॉलोड, तो ये ट्रेडिंग बुक में होगा, इसलिए ए एंड सी होगा, जो कि आपका आंसर बी है। समझ रहे हैं? ए एंड सी होगा, जो कि आप आंसर जो आपका डी है, ये वाला A and C। ए एंड सही। सी है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर भी रहता है, तो हम लोग जल्दीबाजी में, अब देखिए अभी बदलाए और क्वेश्चन पूछे तो नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसको नोट कीजिए, ठीक है ना? अब इसमें बतला रहे थे कि लिक्विडिटी रिस्क में पहला फंडिंग रिस्क हमने बता दिया कि पैसा की कमी है, किसी भी तरीका से फंड की कमी है, तो दिस इज कॉल्ड
फंडिंग रिस्क। तो फंडिंग रिस्क इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी रिस्क। टाइम रिस्क मतलब आपने जो पैसा दिया है किसी को और आपने सोचा है कि समय से वो आ जाएगा, बट समय से पैसा नहीं आया, चाहे वो लोन का हो या इन्वेस्टमेंट का हो या कैसे भी। तो दिस इज कॉल्ड टाइम रिस्क। कॉल रिस्क का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर फिर चलते हैं कि बैंकिंग बुक एंड ट्रेडिंग बुक को हम लोग मिलाकर हम लोग ऑन बैलेंस शीट आइटम बोलते हैं। ऑन बैलेंस शीट आइटम, समझ में आ रहा ना? ऑन बैलेंस शीट आइटम। देखिए शुरू शुरू में टीचर को पढ़ाने में थोड़ा सा 2-3 क्लास जो है सिमिलर क्लास टाइप का लगता है, जो स्टूडेंट लगातार क्लास कर रहे हैं वो सिमिलर लगता है कि सर एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। बट क्या है ना कि एक बार शुरू का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर क्लास स्मूथ चल जाता है, और आप लोग रेगुलर रहा कीजिए, ठीक है, ये भी बात है। तो बैंकिंग बुक एंड ट्रेडिंग बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन बैलेंस शीट आइटम। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज ए कलेक्शन ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, ठीक है ना? तो वेरियस टाइप ऑफ जो लाइबिलिटी रहता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं, जैसे कि कैपिटल से स्टार्ट होता है, और भी इसमें लाइबिलिटी साइड होगा, जैसे कि यहाँ पे डिपॉजिट जो होगा, डिपॉजिट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी साइड हो जाएगा। एसेट साइड में क्या क्या आ जाएगा? लोन आपका एसेट साइड में आ जाएगा, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही। तो ये दोनों को मिलाकर हम लोग बैंकिंग बुक एंड ट्रेडिंग बुक को मिलाकर हम लोग ऑन बैलेंस शीट आइटम कहते हैं। इसके बाद से आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम, इसका भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम का मतलब हुआ कि अभी वो बैलेंस शीट में नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर है, बट उसका इंपॉर्टेंस है, हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। कैसे? कि बैंक बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट करके रखी रहती है जिसको निभाना होता है अगर समय पे मांग हो जाए तो, जैसे कि गारंटी या फिर एलसी। एग्जाम्पल के लिए, अगर बैंक ने अगर बैंक गारंटी दे के रखी हुई है और कस्टमर मांग कर दिया, तो गारंटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ना तो मेरे दिमाग में एक बार बार पूछने के लिए आता है, समझाने के लिए जस्ट पर्पज से पूछ रहे हैं कि रिमिटेंस के लिए आपके पास दो फैसिलिटी है। एक तो बैंक चेक इशू कर सकती है और दूसरा डीडी इशू करती है। तो रिमिटेंस के लिए चेक था ही, ठीक है ना? बैंक डीडी क्यों इशू करती है? दोनों रिमिटेंस के लिए होता है। अब ये मत बोलिए कि जो है आपको ये एक निगोशिएबल, दोनों आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कभी आपने सोचा है क्या कि डीडी का क्या इंपॉर्टेंस है? बोलिए। डीडी में सर बैलेंस ना होने का इनसिक्योरिटी नहीं रहता है। आपको लगता है कि डीडी चेक जो बैंक इशू करेगी उसमें बैलेंस नहीं होगा? डीडी कैन नॉट बी नहीं। रिवोक्ड। हाँ, ये आंसर जो है परफेक्ट है। और कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीडी एंड चेक। आप ये नहीं जो है बोले इनसफिशिएंट बैलेंस के चलते ये वगैरह होता है। ये मेन कारण है कि चेक को आप स्टॉप पेमेंट कर सकते हैं, स्टॉप पेमेंट कर सकते हैं, बट डीडी को कैन नॉट। तो बिजनेस डीडी को एक तरीका से स्पेशल रिमिटेंस के लिए बनाया गया था कि आपने अगर किसी को वादा कर दिया तो फिर आप बैक नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है ना? अगर ओरिजिनल डीडी गुम हो गया है, ओरिजिनल अगर डीडी गुम हो गया है तो फिर आप डुप्लीकेट लगाइए, डुप्लीकेट दीजिए। और डुप्लीकेट जब आप इशू करते हैं, जब आप भी आप डुप्लीकेट डीडी इशू करते हैं तो आप क्या लेते हैं कस्टमर से? इंडेमनिटी बॉन्ड लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ऐसे थोड़ी इशू कर देते हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड लेते हैं। हम लोग कस्टमर से इंडेमनिटी बॉन्ड लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो दिस इज द परफेक्ट रीजन कि अगर कहीं से भी अगर ओरिजिनल डीडी किसी को मिल गया और वो केवाईसी कराया, क्योंकि मान लेते हैं कि कोई कस्टमर है और उसने डीडी अगर बनाया है बैंक B1 के साथ, B1 बैंक के साथ,
तो बैंक के पास किसका केवाईसी? इसका केवाईसी है, ठीक है ना, जिसका डीडी वो बना रही है। बट जिसके पास रिमिटेंस होने के लिए गई है, मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स के पास रिमिटेंस करना है पैसा, इसका केवाईसी बैंक के पास है क्या? नहीं है। ये तो मिस्टर एक्स कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, हजारों लोग हो सकते हैं। तो आज के डेट में इसकी संभावना कम है, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है वगैरह वगैरह, जो भी आप कह दीजिए। बट पहले ये होता था और वो ही आज तक चलता आया। तो आप जो है फंड ट्रांसफर करते हैं B2 बैंक को, और फिर ये इसको पैसा देती है। इसीलिए आप जो है इसको बेनिफिशियरी बनाते हैं और इसको क्या बनाते हैं? ट्रस्टी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो कमिटमेंट आपने जो कर दिया है, उसको आप बैक नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। दैट्स ऑल। इस पे चलते हैं, ज्यादा नहीं, कि लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी या और भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट कुछ ऐसा कमिटमेंट है बैंक का, वो वापस नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो उस समय अगर बैंक दे रही है जिसमें खुद बैंक को पैसा की कमी है, जैसे इसका एग्जांपल मान लें कि ये आपको डिमोनेटाइजेशन, रातों रात पीएम मोदी जी आते हैं और पार्टिकुलर नोट बंद कर देते हैं। या फिर छोड़िए, डिमोनेटाइजेशन तो एक छोटा सा है, और भी जैसे कि कोरोना वायरस आ गया था। कोरोना वायरस में बैंक के पास क्या है, पूरे वर्ल्ड में काम की कमी थी। बैंक को बहुत सारा ईएमआई नहीं आ रहा था, बैंक का अपना प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हुआ था, बैंक अपना बहुत सा चीज शॉर्ट कर रही थी, और ये अचानक से आ गया था कोरोना वायरस। तो उसके पहले जितना भी कमिटमेंट अगर गारंटी का किया होगा बैंक, अगर वो मांग दिया होगा तो बैंक को देना पड़ेगा, या देना ही हुआ होगा, भले ही किसी से वो लोन लेके दे या कोई कैसे भी करके दे। तो कॉल रिस्क का मतलब क्या हुआ कि जब ऑफ बैलेंस शीट आइटम जो है जब ऑन बैलेंस शीट आइटम में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जब कमिटमेंट पूरा हो गया, उसको हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड से जानते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, अभी आपको मिलेगा। जब ऑन बैलेंस शीट आइटम में कन्वर्ट हुआ तो मे भी कॉल रिस्क हो सकता है, मे भी लिक्विडिटी रिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस परिस्थिति वाले को कॉल रिस्क कहेंगे। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे कि एग्जाम में आपको जो है एमसीक्यू देगा, उसमें एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि ठीक है, ये लिक्विडिटी रिस्क तो है, बट ये कौन सा लिक्विडिटी रिस्क है? फंडिंग रिस्क है, टाइम रिस्क है, कॉल रिस्क है, या और क्या है? तो आपको ये सब जानना होगा। गैप मिसमैच रिस्क क्या होता है? तो गैप मिसमैच रिस्क एंड बेसिस रिस्क बोथ आर इक्विवेलेंट। गैप मिसमैच रिस्क जो है ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे लगता है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे लगता है, एंड बेसिस रिस्क जो है ये पूरे पोर्टफोलियो पे लगता है। जैसे कि जो बैंक का एग्जांपल है कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, इसका लोन देती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो मान लेते हैं कोई इंडिविजुअल पर्सन एफडी किया 5 ईयर के लिए, तो बैंक ने उसका 5 ईयर के लिए कुछ ना कुछ लोन दे दिया होगा या इन्वेस्टमेंट किया होगा। कभी वहां से रिटर्न मिलेगा तो उसको डिपॉजिटर को पैसा देगी, कुछ अपने पास रखेगी। जैसे 7% अगर एफडी का बैंक ने प्रॉमिस किया है, तो मान लेते हैं कुछ 8%, 9%, 10% अर्निंग करेगी, तो 2-3% अपने पास रखेगी, बाकी को देगी। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर कहीं ना कहीं मिसमैच हो गया है, कोई ऐसे ऑफिसर आ गया है या बाय मिस्टेक कहीं ना मिसमैच हो गया है, ये 5 साल के बदले 5 ईयर के बदले ये 5 ईयर से को क्रॉस कर गया, मतलब पैसा अभी आया नहीं और पैसा वो मांग रहा है कस्टमर, तो आपको अरेंजमेंट करना होगा। तो फिर लिक्विडिटी का अरेंजमेंट कीजिए। तो गैप मिसमैच का मतलब ये हुआ कि आपका एसेट एंड लायबिलिटी में गैपिंग है, मिसमैच है, और पूरे एसेट एंड लायबिलिटी के पोर्टफोलियो में ही मिसमैच है। क्योंकि जब भी हम लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे ही कि जब भी हम लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं तो दोनों पे करते हैं, इंडिविजुअल पे भी करते हैं एंड पोर्टफोलियो पे भी करते हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल पे भी करेंगे एंड पोर्टफोलियो भी करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ड आपको मिलेगा, गैप मिसमैच रिस्क एंड बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क जो है कहीं ना कहीं आपको मॉनेटरी पॉलिसी से लिंक है। मॉनेटरी पॉलिसी भी जो एनालिसिस होता है वो बेसिस पे होता है। बेसिस का मतलब ये होता है कि जो भी आपका
एसेट या लायबिलिटी है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है, मतलब वो हर एक दिन बदल रहा है। आप जैसे कि आपका एनडीटीएल है, वो तो हर एक दिन बदल रहा है ना। एनडीटीएल तो फिक्स है नहीं, हर समय पैसा आ रहा है जा रहा है, हर एक दिन बदल जा रहा है, उसी के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो भी बदल रहा है। तो बेसिस रिस्क क्या होगा, पोर्टफोलियो पे होगा। इंडिविजुअल पे क्या होगा, गैप मिसमैच होगा। इसके बाद से आपका री इन्वेस्टमेंट है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है कि आपको ऑलवेज ये आशा रहता है, एक तरह का होप रहता है कि कस्टमर मुझे ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट देगा इन द फॉर्म ऑफ कासा या फिर एफडीआरडी, मतलब एनडीटीएल के रूप में। कासा तो एक तरह से बैंक का फ्री का लिक्विडिटी है। अब जैसे मुझे अगर पैसा चाहिए, ठीक है ना, या किसी कॉर्पोरेट को पैसा चाहिए, तो उसके पास क्या क्या उपाय है? उसके पास बैंक से जाएगा, लोन लेगा या शेयर इशू करेगा, यही उपाय है, दूसरा तो कुछ उपाय है नहीं, ठीक है ना। लेकिन बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे ये फ्री का बैंक को लिक्विडिटी मिलता है। करेंट अकाउंट में तो फ्री का मिलता है, सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट देना होता है, 3%, 3.5%, अलग अलग बैंक का अलग अलग भी है, या हायर डिपॉजिट पे हायर है। बट वाट एवर, बैंक ऑलवेज जो है ये अपने एम्प्लॉय को इंसिस्ट करती है कि आप प्लीज कासा को इंक्रीज कीजिए, कासा को इंक्रीज कीजिए। उसी प्रकार आपका अदर टाइम डिपॉजिट प्रोडक्ट है एफडीआरडी के रूप में। तो बैंक को ऑलवेज ये रहता है कि कस्टमर अगर एफडी मान लेते हैं कोई 1 करोड़ का किया है 1 साल के लिए, तो फिर अगला साल वो रिन्यू कर लेगा, अपना इंटरेस्ट ले जाए कोई बात नहीं, बट डिपॉजिट रिन्यू करेगा, जिससे मुझे क्या मिलेगा, लिक्विडिटी मिलेगा और हम उसका कुछ और काम करेंगे, हम प्रॉफिट अर्निंग करेंगे। बट अगला साल वो नहीं किया तो, री इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपको लिक्विडिटी का लॉस हो गया, आप उसे कुछ बोलेंगे थोड़े, आपको जो है वो नहीं मिला। तो ये आपको लिक्विडिटी रिस्क अलग अलग कॉजेज से आ सकता है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क समझ में आ गया, लिक्विडिटी रिस्क समझ में आ गया। मार्केट रिस्क वेरियस मार्केट है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स, ठीक है ना। तो फॉरेक्स के चलते, फॉरेन एक्सचेंज के चलते अगर बैंक को लॉस हो रहा है, आज के डेट में देखिए करेंसी का कितना फ्लक्चुएशन है। अभी करेंसी आपको रुपीज एंड डॉलर, रुपीज हाई टाइम अप में चल रहा है डॉलर के रेस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे करेंसी इंडियन बढ़ेगा वैसे वैसे बैंक को लॉस होने लगेगा ना, उसको ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉरेक्स रिस्क है, क्योंकि बैंक तो जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है या बैंक खुद का अपना डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट करती है, फॉरेक्स रिस्क फॉरेन करेंसी में अप डाउन के चलते जो रिस्क बैंक को मिलता है, दिस इज नोन एज फॉरेक्स रिस्क। कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट या और भी कहीं पे प्राइस अगर बैंक को लॉस होता है तो दिस इज कॉल्ड प्राइस रिस्क। लिक्विडेशन रिस्क क्या हुआ कि पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बैंक लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि बैंक ने अगर किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखा है या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अचानक से वो शेयर बैंक के एक्सपेक्टेशन से बहुत सारे लॉस हो गए। अब आपने तो शेयर ट्रेडिंग अगर करते हैं तो स्टॉप लॉस आपने सुना ही होगा कि लॉस को जो है थोड़ा सा आप स्टॉप कर दें। वो कब कर दें, मान लेते हैं कि आपका 100 रुपए का शेयर है, आपने 110 रुपया सोचा, अब वो मान लेते 90 पे आ गया, तो आप चलिए वहां भी पैसा निकाल लीजिएगा, दूसरी जगह से अर्निंग कर लेंगे, हर समय प्रॉफिट मिलेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको करेंगे। बट अगर ये 90 के बदले अगर 70 आ गया तो क्या करेंगे, तो निकाल लेंगे पैसा नहीं, तो फिर कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो गया कि किसी भी एबीसी रीजन से अगर पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बैंक का इतना नीचे चला गया है जिसको पैसा अगर निकालती है तो बैंक को लॉस हो जाता है, तो फिर दूसरा काम करेगी बैंक, उसको तत्काल छोड़ देगी, वहां से लिक्विडिटी बैंक नहीं लेगी, दूसरा जगह से कहीं ना कहीं से वो अरेंजमेंट करेगी। तो इंडिविजुअल अगर इंस्ट्रूमेंट से पैसा बैंक नहीं निकाल पा रही है, ठीक है ना, किसी भी एबीसी रीजन से, तो दिस इज नॉन एज लिक्विडेशन रिस्क। लिक्विडेशन नाम से लिक्विडेशन मतलब लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। लिक्विडेशन का मतलब लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ध्यान रखिए यहाँ पर भी लिक्विडिटी रिस्क है और यहाँ पर भी लिक्विडिटी रिस्क है। तो ये लिक्विडिटी रिस्क किसका है, बैंक का है, कि बैंक के पास अगर पैसा की कमी है तो दिस इज नोन एज लिक्विडिटी रिस्क। लेकिन अगर मार्केट में पैसा की कमी है, क्योंकि ये मार्केट रिस्क के अंडर आया है, कि अगर मार्केट में पैसा की कमी है तो दिस इज नोन एज मार्केट लिक्विडिटी रिस्क।
जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के समय हुआ था, मोदी जी आके जो है पार्टिकुलर नोट बंद कर दिए। अब पैसा ही नहीं था लोगों के पास, एटीएम से मात्र 2000 रुपया निकलता था, ठीक है। और उस समय जो है ऑनलाइन इतना ट्रांजेक्शन लोग जानते नहीं थे, होता भी नहीं था, पेटीएम वगैरह उतना नहीं था, या था भी अगर तो लोग नहीं जानते थे कैसे उसको क्या किया जाए। तो पैसा की कमी है अगर मार्केट में ही किसी भी कारण से, तो उसको हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहेंगे। यील्ड कर्व रिस्क किस में आता है? आपको बॉन्ड में आता है। यील्ड कर्व रिस्क आपने बॉन्ड में सुना होगा, बॉन्ड में आता है, ठीक है ना। एम्बेडेड ऑप्शन क्या होता है? एम्बेडेड ऑप्शन एक प्रकार का बीच में अगर कोई चीज ब्रेक किया जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कि लोन है ही है, लोन है। अब लोन अगर होम लोन अगर 10 साल का है, 10 ईयर का है, तो आप चाहेंगे कि 10 साल तक वो ईएमआई देता रहे ताकि मुझे इंटरेस्ट भी मिलता रहे, प्रिंसिपल तो मिलता ही रहेगा। लेकिन 2 साल के बाद वो कंप्लीट अगर आपको लोन रिपेमेंट करने चला है, तो आप रुक नहीं सकते हैं। आपको लॉस हो जाएगा किस चीज का? ये बाकी दिन का इंटरेस्ट का। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। उसी प्रकार से अगर एफडी अगर 5 साल या 10 साल का उसने कमिटमेंट करके रखा है और बीच में ही वो ब्रेक कर लेता है, तो आपको लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि आप तो उसको आप थोड़े बैठे हुए थे कि वो बीच में ब्रेक करेगा तो हम पैसा उसको दे देंगे। नहीं, आप उसका पैसा को आपने या तो इन्वेस्टमेंट कर दिया या लोन दे दिया, लेकिन वो बीच में आ गया, तो कहीं ना कहीं से आपको लिक्विडिटी का अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कोई प्रोडक्ट अगर मिडिल ऑफ द टर्म ब्रेक होता है, तो दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। इसको ध्यान में रखिएगा, इन द मिडिल ऑफ द पीरियड अगर ब्रेक होता है, तो ये बॉन्ड वगैरह में खूब चलता है, इसीलिए आपको मार्केट रिस्क के अंडर आया है। बट इसको अलग से नोट कर लीजिए, एम्बेडेड ऑप्शन का मतलब क्या हुआ? मिडिल ऑफ द पीरियड, मिडिल ऑफ द टर्म, इफ इंस्ट्रूमेंट इज ब्रेक्ड डाउन इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, ठीक है। इसके बाद से अपना ये बिन बुलाए मेहमान है, ऑपरेशन रिस्क। बिन बुलाए इसका मतलब पहले था ही नहीं, मतलब जब से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हुआ है तब से ये दिखने लगा है। जब बेसल कमेटी आप पढ़िएगा, जब सबसे फर्स्ट बेसल कमेटी कब आया था? 1988 में। तो ऑपरेशन रिस्क की चर्चा ही नहीं थी, बहुत कम चर्चा थी। 96 में ऑपरेशन रिस्क की चर्चा। सेकंड बेसल कमेटी कब आया? 1996 में। तो फिर ऑपरेशन रिस्क की चर्चा बढ़ने लगी, क्योंकि बाहर के देशों में, क्योंकि बेसल कमेटी तो बाहर से आया है ना, तो वहाँ के देशों में अपने इंडिया से पहले कंप्यूटराइजेशन शुरू हो गया और बहुत कुछ वहाँ शुरू हो गया, फ्रॉड वगैरह या फिर मिस कम्युनिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन या ट्रांजैक्शन जो भी है, इथिक्स, कंप्लायंस, ये सब कुछ बाहर में शुरू हो चुका था। इंडिया में तो 2000 के बाद कोर बैंकिंग सॉल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है ना। फर्स्ट रंगराजन कमेटी कब आई थी? आपको याद है? 1983 में फर्स्ट रंगराजन कमेटी आई। सेकंड रंगराजन कमेटी कब आई? 1987 में या 88 में आई थी। ये अपना जो भी रिसर्च था ये गवर्नमेंट को सौंपता रह गया, और बैंक जो है, और गवर्नमेंट कुछ उसके कान में जूं तक नहीं रिग रहा था कि बैंक को कंप्यूटराइजेशन किया जाए। ये तो भला हो प्राइवेट सेक्टर बैंक का, मतलब मैं ऐसे कह रहा था कि जब 1991 का ईयर आया, 97 में इसने सेकंड रंगराजन कमेटी रिपोर्ट आपको सदन के पटल पर रखा गया, उसको दिया गया पार्लियामेंट को कि आप इस पर कंसीडर कीजिए और बैंक को कंप्यूटराइजेशन बनाइए, सीबीएस सिस्टम लेकर आइए। बट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही थी। आरबीआई तो बैंक जो कहेगी, गवर्नमेंट जो कहेगी वही करेगी। तो 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनाए गए, तो उन्होंने 3 चीज को लेकर आया था: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो केवल सरकारी कंपनियां दिखती थी, अब वो प्राइवेट कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो काम प्राइवेट कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। घड़ी गवर्नमेंट बनाती थी, बतलाइए, ठीक है। एचएमटी घड़ी अब तो बंद हो गई, घड़ी गवर्नमेंट बनाती थी, सब कुछ गवर्नमेंट करती थी। या कोई प्राइवेट कंपनी अगर आ भी गई, तो वो कितना सामान बनाएगी, कितना उस पे प्राइस फिक्स होगा, कितना पे मार्जिन रखेगी, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। लाइसेंस परमिट राज बोला जाता था पहले, लाइसेंस मिलता नहीं था। ये आपको एक मूवी में दिखलाया गया है, आपको गुरु में, ठीक है ना। गुरु भी अच्छी मूवी है,
उसमें रिलायंस का टोटल चीज़ दिखलाया गया है। मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि रिलायंस को लाइसेंस वगैरह लेने में या बिजनेस डेवलप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। तो वाट एवर, तो प्राइवेट कंपनी यहाँ से आने लगी, तो प्राइवेट बैंक का भी आना हुआ, प्राइवेट बैंक। तो उसी के बाद से आपको जितना भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, आपको एचडीएफसी बैंक, आपको यस बैंक, ये सब कोटक महिंद्रा, ये सब कुछ उसी के बाद आई है। इसकी चर्चा फिर अभी करते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब ग्लोबलाइजेशन, सॉरी लिबरलाइजेशन का मतलब आपका क्या हो गया? लिबरलाइजेशन का मतलब कि लाइसेंस आपको मिल जाएगा अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि अब प्राइवेट कंपनी भी आ सकती है जो सरकारी कंपनी के नाम से जानी जाती थी, मतलब कि बैंक भी आ सकती है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि आप दूसरे देश में बिजनेस कीजिए, दूसरे देश वाले भी आपके देश में, इंडिया में बिजनेस करेंगे। तो बहुत सारे सार्क सम्मेलन वगैरह उसी के लिए होता है, या गवर्नमेंट जाती है अपने विशेष डेलीगेशन के साथ, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या अलग चीज़ों में वो टाई अप करती है। तो यहाँ पर मुझे समझाना सिर्फ यही था कि जो आईसीआईसीआई बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक आई थी, वो सोची कि आ तो गए हैं, बट कौन सा कस्टमर मेरे पास आएगा, कस्टमर को हम कैसे इम्फेसिस करें कि मुझे भी लाइसेंस वहीं से मिला है जहाँ से ये गवर्नमेंट बैंक को मिला है, ठीक है ना। तो उसने जो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो वीकनेस था उसको पकड़ना शुरू कर दिया, और वो खोजना शुरू कर दिया कि हम लोग कैसे स्ट्रेंथ बन के उभरे। तो एक तो वीकनेस आपका ये था कि बैंक कंप्यूटराइजेशन नहीं था। पहला आपको कौन सा बैंक था जो कंप्यूटराइजेशन हुआ, याद है क्या आप लोग को? फर्स्ट बैंक, ICI हाँ, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जो है पहली कंप्यूटराइजेशन सीबीएस सिस्टम लेके इंडिया में आई, और वो जब सफल हो गई तो उसके बाद से सब बैंक धीरे धीरे करके आने लगे। जरा सोचिए, समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब यही था कि उसके बाद से ये ऑपरेशन रिस्क बढ़ गया। तो चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक पहली लेके आई थी, और चंदा कोचर का नाम आप जानते ही हैं, उन जो है फ्रॉड के लिस्ट में टॉप पे था, या और सब भी कभी कभी सुनने में मिल जाता है, फ्रॉड कुछ हो चुका है। तो फ्रॉड रिस्क ऑपरेशन रिस्क का पार्ट है। अब ये भी मैं समझा रहा था कि इस पे इसका एनालिसिस, ऑपरेशन रिस्क का एनालिसिस नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। वो रेलवे गुमटी पे नहीं लिखा रहता है कि सुरक्षा ही जो है नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है ना। अभी देखिए एक जो है दिखला रहा था कि अ, आपको जो है एक ट्रेन जो है वो आपको टक्कर हो गई है उससे, किसी आपको ट्रक जिस से ट्रक से टक्कर हो गई है। तो इसका भी काफी हाईलाइट है। तो वही है कि ऑपरेशनल रिस्क जब हम पढ़ाएंगे डिटेल में, तो इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग केवल नजर रख सकते हैं, ठीक है। बस नजर जितना अच्छा से रखेंगे, दुर्घटना होने की संभावना उतना कम रहेगी। और जो एक चीज, जो एक पेनाल्टी लग गया है, या एक जो आपको रिस्क उठाना पड़ा है, अगला बार अगर वही रिस्क फिर आ जाए तो वो और विकराल रूप से आएगा या कम रूप से आएगा, ये भी नहीं मालूम है, ठीक है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए कि आरबीआई ने पेनाल्टी लगा दिया 20 लाख रुपया का, अगला बार वो 15 का लगाएगा कि 50 का लगाएगा, गॉड नोज। तो खैर, फ्रॉड रिस्क है, कम्युनिकेशन रिस्क है, डॉक्यूमेंटेशन रिस्क है, केवाईसी इसी में आ गया, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप जो है एक तो कम्युनिकेशन का मतलब ये हो कि आप जिस सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी समय लिंक ब्रेक डाउन हो गया। ये तो आम बात है ना, बैंक में लिंक आता जाता रहता है। अगर ब्रेक डाउन हो गया या कुछ हो गया तो उसके आपको हो सकता है प्रॉफिट ना मिल पाए, तो यहाँ ऑपरेशन रिस्क आपको हो गया। ट्रांजैक्शन रिस्क है, अब कहीं पैसा जाना था, कहीं पैसा और चला गया, अचानक से किसी के अकाउंट में पैसा आ जाता है, बोलता है कि मेरे पास तो करोड़ रुपये आ गया, ठीक है। लीगल रिस्क तो बता ही दिए, कंप्लायंस के चलते लीगल रेगुलेटरी रिस्क। तो ऑपरेशन रिस्क भी बहुत बड़ा है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका 4 चैप्टर है। आने वाले समय में, मतलब नेक्स्ट क्लास से हम सबसे पहले क्रेडिट रिस्क पढ़ाएंगे, क्रेडिट रिस्क के बाद लिक्विडिटी रिस्क पढ़ाएंगे, लिक्विडिटी रिस्क के बाद ऑपरेशन रिस्क पढ़ाएंगे, और इसके बाद से मार्केट रिस्क। सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है वो मार्केट रिस्क है। तो मार्केट रिस्क का जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको अभी पढ़ा देंगे, ठीक है ना। जिसका जो 2-3 जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है
वो आपका एबीएम का, देखिए बहुत सारे जो ऐसे चैप्टर है जो दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक है, और हम सभी कुछ तो एक बार में नहीं पढ़ा सकते ना कोई चीज़ तो उठाना ही होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट हमने उठाया है। रिस्क मैनेजमेंट में जो जो आपका एबीएम का जो जो न्यूमेरिकल वाला चीज़ है, तो वो तो पार्टिकुलर चैप्टर में ही पढ़ाएंगे, तब फिर से हम मार्केट रिस्क का वो पार्टिकुलर न्यूमेरिकल चैप्टर हम समझा पाएंगे। लेकिन जो भी थ्योरेटिकल बात होगा वो हम समझा देंगे। अच्छा, 2 अदर रिस्क भी है। एक आपका रेपुटेशन रिस्क है। रेपुटेशन रिस्क क्या होता है कि अब चंदा कोचर को अगर मान लेते हैं कि पुलिस पकड़ के ले गई, तो रेपुटेशन ही तो गया, ठीक है ना? या ऐसा मालूम चल जाए कि बैंक के पास काफ़ी फ्रॉड की संख्या बढ़ गया है, तो रेपुटेशन ही हुआ। या बैंक के पास ऐसा कुछ हो जाए कि बैंक कस्टमर का पैसा नहीं दे पा रहा है, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक के साथ हो रहा है, तो रेपुटेशन ही तो जा रहा है। अब कोई भी कस्टमर होगा वो कोऑपरेटिव बैंक के साथ जाएगा, बोलेगा ना हम किसी ना किसी कमर्शियल बैंक के साथ चले जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक के साथ नहीं जाएंगे। स्ट्रेटजिक रिस्क क्या हुआ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्ट्रेटजिक बनाते हैं, तो हर एक कंपनी का जो सबसे अपर हेड कौन होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होता है, इंक्लूडिंग बैंक। बैंक का भी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, क्या होता है, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होता है। इसी के नीचे रिस्क मैनेजमेंट होता है। इसी के नीचे क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट जो भी काम करती है, कंसल्टेंट विथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वहां से कंसल्ट करती है, उसके बाद ही वो जो है नीचे वाले को फिर आगे देती है, ठीक है। तो डेट्स ऑल, इस पे क्वेश्चन हमने बनवा चुके हैं, और जो भी आज की क्लास में जो इंक्लूड हुए हैं वो फिर से क्वेश्चन बनाइएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे और भी पढ़ाएंगे। तो अब रिस्क की बात करते हैं कि कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस है, तो बिजनेस का मतलब ही है रिस्क। अभी आज के डेट में बहुत सारे स्टार्टअप गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ठीक है ना, और उसमें से 50-60% डूब जा रहे हैं। तो इसीलिए बिजनेस का मतलब ही रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटीज होता है। अनसर्टेनिटीज का मतलब सर्टेन चीज क्या हुआ, सर्टेन का मतलब क्या हुआ, जो जो काम संभव है, मतलब जो काम फिक्स है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। आज हम लोग ज़्यादा देर तक बैठेंगे, क्योंकि एक तो कल छुट्टी है, तो आज अगर थोड़ा सा देर तक भी पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी मेरा क्लास 10 बजे तक चलता है, तो सिलेबस बहुत लंबा है, अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आप लोग रेगुलर रहिए, ताकि हम जो चीज़ एक बार पढ़ा दिए हैं उसको बार बार नहीं पढ़ाना पड़े, और स्मूथली क्लास चल सके। तो बिजनेस का मतलब क्या हुआ, रिस्क हुआ। बिना रिस्क का बिजनेस होगा ही नहीं। और रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटीज होता है। सर्टेन का मतलब क्या हुआ, सर्टेन का मतलब हुआ कि जो काम निश्चित है ये होगा ही, उसको हम लोग सर्टेन बोलेंगे। जैसे कि एफडी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने प्रॉमिस किया है वो सर्टेन है, वो होगा ही होगा। बट शेयर मार्केट कल कैसा बिहेव करेगा, ये क्या है, अनसर्टेन है। तो रिस्क का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन। और अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन का मतलब होता है एडवर्स आउटकम। मतलब आपने जो सोचा है उससे तो अलग होगा, ठीक है ना, इतना निश्चित है कि आपने जो सोचा है उससे अलग होगा। भले ही आपने कितना भी एनालिसिस क्यों ना कर लिया हो, कितना भी मैथमेटिकल स्टैटिकल फॉर्मूला क्यों ना लगा लिया हो, लेकिन याद रखिए मार्केट कैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना, मार्केट कैसा बिहेव करेगा, बिजनेस कल कैसा बिहेव करेगा, वो क्या है, अनसर्टेन है। और उसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा, एडवर्स होगा। एडवर्स का मतलब 2 चीज यहाँ पे होगा। एडवर्स का मतलब प्रॉफिट भी हुआ, एंड एडवर्स का मतलब लॉस भी हुआ, ठीक है ना। 2 चीज पे ध्यान दीजिएगा। एडवर्स का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लॉस ही मिलेगा, एडवर्स का मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है। अब आपने सोचा है कि अगर मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, और आपको 20 रुपये का अगर प्रॉफिट मिल गया या 50 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, तो ये भी आपका एडवर्स प्रॉफिट है। क्योंकि यहाँ से आपको सतर्क होने की जरूरत है कि कल हो सकता है कि आपने फिर से वही चीज सोच लिया कि हाँ
फिर से हमने कैपिटल को बढ़ा दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दो तो ज़्यादा हो जाएगा। मुझे एक चीज़ याद आया, एक्चुअली मैं अभी नॉट टू एबल, संजीत जी आपने वो मैसेज किया, मैं मैसेज तो देख नहीं पाता हूँ, ठीक है आपने ज्वाइन कर लिया। मुझे एक जो है अभी कुछ दिन पहले हम आईटी मुंबई में गए हुए थे, तो वहाँ पर हम लोग का एक ग्रुप है प्रोफेशनल लोग का, तो आपके ग्रुप में हम भेज देंगे। एआई से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी देश का वो आर्टिकल निकला है और बहुत बिलियन, ठीक है, अभी तो मुझे खोजेंगे तो समय लॉस होगा, ये आर्टिकल मैं निश्चित आप लोग के ग्रुप में भेज दूंगा। एआई से इन्वेस्टमेंट करने के बाद बहुत सारा बिलियन का लॉस हुआ है। मतलब कुछ भी उपाय कर लीजिए, कुछ भी आ जाए, मार्केट में अगला पल क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना होगा और लॉस होगा तो कितना होगा, ये क्या है, एडवर्स आउटकम है, अनसर्टेन है, ठीक है ना। और इसी बात को हम लोग को पढ़ना है। कुछ हद तक हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी सारे फॉर्मूला लास्ट में यही बताते हैं कि आप जो है वो रिजर्व रख लो। सारे फॉर्मूला यही बताते हैं। जब मार्केट रिस्क पढ़ेंगे ना तो बताएंगे हाँ ठीक है आप जो है वैल्यू एट रिस्क करेंगे, वैल्यू एट रिस्क करेंगे, बट उसके बाद नीचे में एक नोट लिखा रहता है कि प्लीज जो है ना कुछ आप रिजर्व कर लीजिए, अगर उससे ज्यादा लॉस हो गया तो आप क्या करेंगे। तो कोई आप पूछे कि अनसर्टेन आउटकम का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन एडवर्स आउटकम का मतलब क्या होता है, तो बोथ होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। अब यहाँ पे है कि हम लोग प्रॉफिट को जनरली हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट को कौन देखता है। अब जितना स्पीड में बाइक चलाना है, 50-60 की स्पीड में बाइक चलाना है, अब 120 के स्पीड में कोई बाइक चला रहा है और वो स्टंट करते हैं रील बनाने के लिए, ठीक है ना, बाइक के ऊपर पैर रखकर खड़ा होकर स्टंट करते हैं, तो वो क्या है, एडवर्स आउटकम है। अगर सब कुछ सलामत हो गया तो आपका रील बन गया, और नहीं तो बहुत दुर्घटना का भी रील बन जाता है ना, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे जो है अलग अलग जो है दुर्घटना हो जाता है, ट्रेन से चाहे कुछ से भी, स्पाइडरमैन के चक्कर में, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग जनरली प्रॉफिट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। लॉस को हम लोग एनालिसिस करते हैं कि आखिर लॉस क्यों हुआ, अगली बार इतना नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बिजनेस है तो रिस्क है, तो एक्चुअली फाइनेंशियल रिस्क भी आपका वेरियस टाइप का होता है। तो यहाँ पे दो तरह का यहाँ पे ग्राफ है, एक्स एंड वाई। अब धीरे धीरे हम लोग एनालिटिकली इसको देखेंगे कि जो आपका रिस्क होगा, एक तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट है जिसका फिक्स आरओआई है, जिसका फिक्स्ड आरओआई है, ठीक है ना, उसमें नो रिस्क होता है, नो रिस्क। एक चीज वेरिएबिलिटी होती है, एक वर्ड क्या होता है, वेरिएबिलिटी, माने वेरिएबल, ठीक है ना। तो वेरिएबल जो प्रोडक्ट होगा उसमें ये तरंग की तरह उसका ग्राफ बनेगा, वेरिएबिलिटी होगा उसमें तरंग की तरह आपका ग्राफ बनेगा। जो आपका फिक्स आरओआई प्रोडक्ट है उसमें ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक्स एक्सिस से क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा, एक्स एक्सिस पैरेलल, उसमें नो वेरिएबिलिटी होगी, ठीक है, उसमें कोई उतराव चढ़ाव नहीं होगा, क्योंकि पहला दिन मालूम है कि अंतिम दिन क्या मिलेगा, कोई वेरिएबिलिटी है ही नहीं, ये नो रिस्क का ग्राफ है, ठीक है ना। जो वेरिएबल आरओआई का ग्राफ होगा वो क्या होगा, कुछ इसी टाइप का होगा, जैसे शेयर का ग्राफ होता है उसी टाइप का होता है। अब ये कितना अप डाउन होगा, इस टाइप का होगा या छोटा सा ऐसे बनेगा, वो तो डिपेंड करेगा कि लो वेरिएबल है, लो वेरिएबिलिटी है कि हाई वेरिएबिलिटी है, समझ में आ रहा है ना, कि मीडियम वेरिएबिलिटी है। मतलब जो भी अनसर्टेन होगा उससे वेरिएबिलिटी बनेगा, उससे कैश फ्लो होगा, तो ये देखना पड़ेगा कि कैसा ग्राफ है, ठीक है। लो अगर रिस्क है तो लो वेरिएबिलिटी होगा, इसको हम भेज देंगे आप लोग को, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका हम पीपीटी भी भेज देंगे। जो हाई वाला होगा, हाई अप डाउन होगा, उसका क्या होगा, हाई होगा,
जो मीडियम होगा वो मीडियम होगा, जो नो रिस्क होगा, जो जीरो रिस्क या नो रिस्क होगा, उसमें वेरिएबिलिटी क्या होगा, नहीं होगा, एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जब आप हाई वेरिएबिलिटी वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या बैंक करती है, तो उसको ढेर सारा कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे कि जो फिक्स आरओआई है, जो फिक्स आरओआई है, इसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है। अब एफडी में आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं, 7% 8% मिलता है, 5% 6% तो इन्फ्लेशन ले जाता है, क्योंकि सेम टाइम वो हम लोग बोलते नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन तो है ही, ठीक है। तो इन्फ्लेशन ले जाता है और आपको 2-3% 1.5% मिलता है। तो आपको मार्केट की तरफ आना है, आपको मार्केट की तरफ आना ही आना है, और यहाँ पे आपको रिस्क है, अनसर्टेन है, और यहाँ पे आपको हाई कैपिटल चाहिए। तो ज़्यादा आप रिटर्न चाहते हैं तो ज़्यादा कैपिटल लगाइए, कम रिटर्न चाहते हैं तो कम कैपिटल लगाइए, उसी के अकॉर्डिंग कि आप रिस्क लेना कितना चाहते हैं। तो वेरियस प्रोडक्ट है, मार्केट में भी वेरियस प्रोडक्ट है, शेयर मार्केट भी है, बॉन्ड मार्केट भी है, मनी मार्केट भी है, म्यूचुअल फंड भी है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पास कितना टाइम है, आपके पास कितना नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, आप किसको इन्वॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट। अब जब हम पीपीटी आप लोग को तैयार करेंगे पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछेंगे ताकि आप कंटेंट को समझ सके। तो कौन सा सही है इसमें से बताइए। 4 नंबर। 4 नंबर। 4 नंबर, ठीक है ना। ये कॉर्पोरेट एफडी क्या होता है, नाम सुना है कभी आपने, कॉर्पोरेट एफडी किसी ने नहीं सुना है? सोचिए, आपने सुना ही नहीं है तो जनरल पीपल कहाँ सुना होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट एफडी क्या होता है। देखिए, ये पहला ही आ गया कॉर्पोरेट एफडी। बहुत सारी चीज़ है इसमें पढ़ने के लिए, आप भी पढ़िएगा, ठीक है ना। केवल आपको हम स्टार्टअप कर देते हैं कि क्या है कॉर्पोरेट एफडी। तो जिस प्रकार से बैंक का एफडी होता है, उसी प्रकार जो ऐसी कॉर्पोरेट है, बैंक भी क्या एक प्रकार की कॉर्पोरेट है, तो अदर देन बैंक बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट है जो कि आपको एफडी इशू करती है, ठीक है। और जो कि मिलता है मार्केट में, मिलता है एनबीएफसी के थ्रू मिलता है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू मिलता है, उसको हम लोग कॉर्पोरेट एफडी कहते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको दिखलाते हैं। और जो बड़े बड़े शहरों में हैं, जिनको कॉर्पोरेट एफडी के विषय में मालूम है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, ये देखिए, कंपनी का नाम देख रहे हैं, कंपनी नेम श्रीराम फाइनेंस, ये तो बैंक है नहीं। अब इसके श्रीराम फाइनेंस के विषय में अगर आपको जानना है तो इसको क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा इसका। तो एक तो कॉर्पोरेट एफडी में आपको जो है ना क्रेडिट रेटिंग होता है, आपने क्रेडिट रेटिंग, आप तो जो लोन देते हैं उसमें देखते हैं, बट क्रेडिट रेटिंग कॉर्पोरेट एफडी में होता है, समझे। कॉर्पोरेट एफडी में क्रेडिट रेटिंग होता है। अब इसमें क्रेडिट रेटिंग अलग तरीका से होता है, उसमें सिविल स्कोर होता है। जो लोन है उसमें क्या होता है, सिविल स्कोर होता है। आप 700 के आसपास जो है, 650 से ऊपर को आप बढ़िया मानते हैं। अब जैसा भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग, मेरा ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन इसमें अलग अलग जो रेटिंग एजेंसी है वो रेटिंग देती है। जैसे यहाँ पे आपको इकरा दिख रहा है, यहाँ IND दिख रहा है। तो अलग अलग रेटिंग एजेंसी इस कॉर्पोरेट FD का रेटिंग देती है। इसका डिटेल में पढ़ना है तो हम नोट्स भेज देंगे, रेटिंग एजेंसी का नोट्स भेज देंगे, ठीक है ना। आप मुझे बोलिएगा, मैं रेटिंग एजेंसी का नोट्स भेज देंगे, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। और संजीत जी, आपने तो पढ़ा होगा इकोनॉमी में, आपको हमने पढ़ाया था, याद आ रहा है क्या? क्या चीज सर? ये रेटिंग एजेंसी वाला हाँ, वो इंडिविजुअल वाला तो पढ़वे किए थे। और कंपनी वाला कॉर्पोरेट नहीं पढ़े थे? अरे ध्यान याद नहीं है, देखिए आप लोग को पढ़े बता थे, रहे, याद नहीं है। हाँ GIB में ये चैप्टर है, CIB में नहीं है। ये आपको GIB का जो इकोनॉमी है, किधर गया, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में आप एक मॉडल डी में, अच्छा एक चीज और, मेरे पास जितना भी बुक है वो सब अमेजन के किंडल पे है, इसीलिए हम इसको ट्रांसफर आप लोग को नहीं कर सकते हैं। हमने ये बुक जो है किंडल पे रखा हुआ है, क्योंकि ट्रांसफरेबल नहीं है, कहीं भी इसमें लिंक नहीं कि ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आप लोग के पास किसी का बुक का PDF होगा तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको सबको सर्कुलेट कर दूंगा जो जो चाहे, या ग्रुप में भी आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। सर मटेरियल भी कहाँ दे रहे हैं सर, चैप्टर वाइज? हाँ, कितना क्लास किए हैं आप? हर समय तो पहला क्लास चल रहा है, आप यकीन मानिए कि हर समय पहला क्लास चल रहा है। क्लास बढ़े तब तो कुछ सर करें, ठीक है ना। जब हम आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इंक्लूड हो रहा है, तो कम से कम अब हम नेक्स्ट क्लास अगर पढ़ाए तो दूसरा क्लास होना चाहिए। मटेरियल क्यों नहीं देंगे सर, काहे के लिए बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, कॉर्पोरेट FD के विषय में कह रहे थे। रेटिंग, तो ये क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग, ये आपका दो चीज है, ठीक है। ये देखिए, तो बहुत सारे ऐसे क्रिसल है, इकरा है, ये सब क्रेडिट रेटिंग देता है। जो जो कंपनी यहाँ से लेती है, जिसे सिविल स्कोर लेती है, आप लोग सिविल स्कोर लेते हैं और वहां से आप लोन देते हैं, उसी प्रकार जो लोग FD वगैरह करते हैं या और सभी जो बॉन्ड का करते हैं, वो यहीं से रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेते हैं और वो लोग करते हैं। तो इसको पढ़िएगा एक बार, नॉलेज होना चाहिए। तो कॉर्पोरेट FD में ये आपको रेटिंग मिलेगा। तो जिसका जो है रेटिंग यहाँ पे देखिए, जिसका रेटिंग AAA है उसको सबसे बढ़िया मानेंगे, AA को कम मानेंगे, A और BBB, यहाँ तक तब जो FD है ना वो सही रहता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक का FD सही रहता है। तो यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस का AA है और AA+ है, मैंने वो AAA नहीं गया है, लेकिन AA से थोड़ा सा ज्यादा है, तो बढ़िया रेटिंग है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका आपका 1 साल का कितना है, 7% है। आपके बैंक का कितना है 1 साल का, बताइए। 1 ईयर का कितना आप दे रहे हैं? 6.3 है सर हमारे बैंक में। सोचिए 6.35। सोचिए कि कोई भी अगर समझदार, अगर जिसके पास कॉर्पोरेट FD का नॉलेज होगा, वो बैंक क्यों जाएगा? या सोच के देखिए, वो बैंक क्यों जाएगा? FD में इन्वेस्टमेंट करेगा, सिक्योर मिल रहा है, तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेगा। और यहाँ पर भी देखिए, एडिशनल इंटरेस्ट जो है सीनियर सिटीजनशिप के लिए आप कितना देते हैं, 0.25, ये 0.5 दे रहा है। 0.5 हम भी देते सर बैंक। नहीं, कोई कोई 0.25 भी देते हैं। अब जैसे कि ये 0.25 दे रहा है, देखिए ना यहाँ 0.25 है। मुथूट कैपिटल सर्विस कोई लिमिटेड है, मणिपाल हाउसिंग फाइनेंस है, सिंडिकेट लिमिटेड है, ये 0.25 दे रहा है, ये 0.5 दे रहा है। तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, महिंद्रा फाइनेंस है, PNB हाउसिंग फाइनेंस है, जो है सुंदरम
जो है होम फाइनेंस है। तो ये बहुत सारे अलग 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 कॉरपोरेट है। केरला ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये कहीं से बैंक नहीं है। सर कॉर्पोरेट एफडी में रिस्क क्या जुड़ा रहता है उसमें? रिस्क वही तो बतला रहे हैं कि जो बैंक एफडी है वो रेटिंग वहां पे नहीं आपको मिलेगा, लेकिन जो कॉर्पोरेट एफडी है वो अदर देन बैंक का एफडी है, और वहां पे जो रिस्क होता है उसके रेटिंग के अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि केरला ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या लिखा है? गारंटीड बाय केरला गवर्नमेंट। तो आपको लगता है कि इसमें रिस्क है? नहीं सर। तब गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा तो मतलब अरे सर रिस्क। जी, गवर्नमेंट आती जाती रहती है। गवर्नमेंट जो आप अटल पेंशन योजना जो है वो गवर्नमेंट का है कि नहीं, बतलाइए। अब मोदी सरकार ने निकाला था, अगर 20 साल के बाद मोदी सरकार नहीं रहते हैं तो किसी को कोई दिक्कत होने वाला है? गवर्नमेंट किसी पार्टी से कोई उसको मतलब नहीं होती है। गवर्नमेंट जो सिग्नेचर कर दिया वो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट एंड पार्टी बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्या गलत कि सही? नहीं सही बोल रहे हैं सर। कुछ कुछ हाँ, स्कीम ऐसे भी होते हैं कि जो गवर्नमेंट मतलब इनिशिएट करते हैं वो अब वो दूसरा। चीज हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि प्रोजेक्ट का था, आप ही की बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आपको था कि पहला जो है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा, तो ये बीजेपी का प्रोजेक्ट था। अब यहाँ पे जो है वो शिवसेना पहले वाले है, उद्धव ठाकरे वाले, तो उन्होंने हाँ प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा रोक लगा दिया कुछ समय के लिए। तो वो एक अलग चीज है, वो एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पे तो ये जो जो अटल पेंशन योजना है ये प्रोजेक्ट नहीं है, समझ ये। हाँ, उस टाइप का जो है ये प्रोजेक्ट थोड़े है कि इस पर रोक नहीं लगा देगी, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा तो कुछ हो जाने को है। नहीं, वो जो सरकार जो है आपको प्रॉमिस कर दी है उस पर कुछ नहीं। गवर्नमेंट का बहुत सारा चीज आप देखिए, आपका जो है आपको आगे हम कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे आपको। जो गवर्नमेंट के पास अर्निंग होता है, फिजिकल डिफिसिट होता है ना। डिपॉजिट वाला। हाँ, जो अर्निंग होता है और जो एक्सपेंडिचर होता है, इसके बीच का जो डिफिसिट होता है, कभी भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज़्यादा शो करती है या ज़्यादा वास्तव में होता भी है। वाट एवर, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि ज़्यादा आपको एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, अर्निंग कम हुआ, तो उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बतलाइए। नया स्कीम लॉन्च करती है मतलब बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड इशू करती है, ट्रेजरी बिल इशू करती है। शॉर्ट हाँ टर्म के लिए ट्रेजरी बिल इशू करती है, लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड इशू करती है। तो आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो ट्रेजरी बिल पे कोई फर्क पड़ेगा, ना बॉन्ड पे ना कोई? ना। तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, केरला गवर्नमेंट चेंज हो जाए जो अभी प्रेजेंट है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगला जो गवर्नमेंट आएगी वो बोलेगी ना अब हम नहीं देंगे, अब हम जो है ना हम गारंटी नहीं करेंगे, तो वहां पे फर्क पड़ेगा, लेकिन जो प्रेजेंटली है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला चीज तो है ये है कि गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ने, अब यहाँ पे आप देखिए, जब गवर्नमेंट ने गारंटी कर दिया तो यहाँ पे ये आपका सिविल स्कोर है ही नहीं। जब आप मनी मार्केट पढ़िएगा तो मनी मार्केट में आप देखिएगा कि मनी मार्केट ऑल्सो अनसिक्योर मार्केट, लो अनसिक्योर मार्केट, सिक्योर मार्केट नहीं है, लो अनसिक्योर। मतलब इसका प्रोडक्ट जो है आपका 1 साल से नीचे की ओर है। जैसे ट्रेजरी बिल का प्रोडक्ट जो है वो आपका 91 डेज का है, 182 डेज का है, 364 डेज का, ये आपको ही मालूम है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, इसीलिए ये सिक्योर प्रोडक्ट में आता है। लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, जो आपका कमर्शियल पेपर होता है, क्या वो फुली सिक्योर होता है? नहीं होता है, क्योंकि जो कंपनी इशू की है अगर वो 1 महीना में गायब हो जाए तो? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे है कि केरला ट्रांसपोर्ट ये आपको गवर्नमेंटेड बाई गारंटेड बाई केरला गवर्नमेंट है, तो ये आपको है ही नहीं। ये एकदम बहुत बढ़िया है, मतलब कोई आंख बंद करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपको एक तो ठीक है, आप डिफरेंस पूछ रहे थे, तो एक तो ये हो गया कि ज्यादातर जो कॉर्पोरेट एफडी होता है उसमें रेटिंग होता है। पहला चीज ये कि आप रेटिंग देख लीजिए, अगर ट्रिपल ए है बहुत अच्छा, उसमें एकदम
सिक्योर टाइप का फीलिंग आएगा, ठीक है ना, सिक्योर टाइप का फीलिंग आएगा। डबल ए प्लस भी ठीक है, ठीक है। ए प्लस भी देखिए, नीचे वाला क्या है, क्रिसल ए प्लस है, ठीक है, ए प्लस है, तो ये सुटेबल। अच्छा, वहां लिख भी रहा है, ये भी देखिए, वहां लिख भी रहा है कि सुटेबल है, ठीक है ना। एक्यूट ए है, ये आपको ठीक ठाक है। तो ये अलग अलग ट्रिपल ए यहाँ पे है, महिंद्रा फाइनेंस का यहाँ ट्रिपल ए सुटेबल है, ट्रिपल ए है। तो ट्रिपल ए अगर ए रेटिंग है या डबल ए प्लस है तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आपका रेटिंग मिलेगा, दूसरा है कि ये ज्यादा दिन का नहीं मिलेगा। आपका बैंक प्रोडक्ट, बैंक जो एफडी होता है वो कितना दिन का होता है, 10 साल का होता है, 7 दिन से 10 साल का, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका एफडी है वो मैक्सिमम आपको 5 साल का मिलेगा, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 5 ईयर, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, 10 ईयर का नहीं मिलेगा। एक जो है ये आपका डिफरेंस है। तो दैट्स ऑल, मतलब मुझे केवल कॉर्पोरेट एफडी आपको बतलाना था, और कुछ नहीं, कि आपके दिमाग में हो जाए कि हाँ, बैंक एफडी के अलावा भी एक कॉर्पोरेट एफडी होता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एफडी जो होगा ये रिस्की होगा, वेरी गुड, रिस्की इंस्ट्रूमेंट होगा। हम आप लोग का इतना, मतलब हर एक वर्ड को इतना एनालिसिस कर देंगे ना कि आप देखेंगे तो आपको मतलब समझ में आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों क्यों गलत है। इतना ज्यादा आपका हम कंसेप्ट बिल्डअप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक एफडी है एंड पोस्ट ऑफिस एफडी है। अब इसमें आपने आंसर 1 और 2 मारा है, आपको लगता है कि बैंक एफडी जो है सिक्योर एफडी है? नहीं, ठीक है ना। पब्लिक कहेगा तो सिक्योर है, क्योंकि पब्लिक जो है इस बात से अनजान है या इस बात को इग्नोर करता है कि अगर बैंक डूब गई तो मुझे मैक्सिमम 5 लाख तक का ही रिटर्न मिल सकता है। तो अगर ऐसा कोई कंसेप्ट बैंक में है इंश्योरेंस टाइप का, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बैंक के हर एक एनडीटीएल पे इंश्योरेंस है 5 लाख तक का। तो इंश्योरेंस वहीं पे होता है जहां पे, बोलिए, रिस्क होता है। इसीलिए एज ए बैंकर, एज ए सीआईबी एस्पिरेंट, आप इसको फुली रिस्क फ्री नहीं कर सकते। ऑल्दो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये रिस्क की नहीं है, लेकिन जब आपको स्पेशली पूछा जाए रिस्क के एनालिसिस के अंडर, तो आप इसको जो है रिस्क फ्री नहीं कर सकते। इसीलिए मात्र एक ही आंसर सही है, और वो है पोस्ट ऑफिस एफडी। क्योंकि जिस प्रकार अभी आपको हमने दिखलाया कि श्री राम, ये केरला गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वाला जो था वो केरला गवर्नमेंट का था, वहां रेटिंग की जरूरत ही नहीं है। उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस का जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गारंटी है। पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक अगेन वो फिर दूसरा पेमेंट बैंक हो गया। लेकिन जो प्योर पोस्ट ऑफिस का एफडी का जो स्कीम है, ठीक है ना। क्या आदित्य जी बोलिए, सही है एनालिसिस, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है सर। हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना समय बचा हुआ है, अभी 5 मिनट बचा हुआ है। तो यहाँ पे है कि अगर आप कोई बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको रिस्क एनालिसिस करना ही होगा, ठीक है ना। अब रिस्क एनालिसिस के लिए आप कैपिटल रखिएगा, जितना कैपिटल रखिएगा, जितना रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन होगा। रिवर्स ऑल्सो ट्रू, मतलब लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द लिंकेज बिटवीन रिस्क, रिटर्न एंड कैपिटल। हायर हायर द कैपिटल, हायर द रिस्क, हायर वुड बी रिटर्न, ठीक है ना, और लोअर में वही होगा। तो चूंकि बैंक ऑलवेज रिस्की प्रोडक्ट में ही इन्वेस्टमेंट करती है, बैंक का मॉडल ही रिस्की प्रोडक्ट है। पूरा आप सीआईबी पढ़िएगा तो उसमें यही सब चीज पढ़िएगा कि बैंक का सारा चीज रिस्की ही है। तो सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसके नीचे यही रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, कि हर एक प्रोडक्ट को एनालिसिस करती है
कि इसमें कितना रिस्क है, कौन-कौन सा रिस्क है। रिस्क मैनेजमेंट टीम, रिस्क मैनेजमेंट, क्लियर ना? तो रिस्क मैनेजमेंट 5 काम करती है, 5 मोड ऑफ वर्क करती है। सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफिकेशन करती है, आइडेंटिफाई करती है कि कौन-कौन सा रिस्क है। जैसे कि अभी आपने देखा कि 4 मेन रिस्क है, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, और इसके फिर सब रिस्क कौन-कौन सा है और एक बार में कौन-कौन सा रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है। क्रेडिट रिस्क है तो वहां पर कितना लिक्विडिटी रिस्क है, मार्केट रिस्क है तो वहां कितना लिक्विडिटी रिस्क है। समझ रहे हैं ना, कौन-कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, मेजरमेंट ऑफ रिस्क, कि कितना बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे कि हमने बताया कि कुछ जगह तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ऑपरेशन रिस्क में हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस होगा। अब आरबीआई कितना का पेनाल्टी लगाएगी, इसको कैसे मेजर कीजिएगा? वो तो सतर्कता ही रखना होगा कि पेनाल्टी ही ना लगे, ठीक है ना? इसीलिए मेजर नहीं किया सकता है कुछ जगह किया जा सकता है मेजर। तो मेजरमेंट, कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा उपाय है क्या कि हम कंट्रोल कर सके सिचुएशन को। जैसे कि मान लेते हैं कि हम बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो मेरे पास ब्रेक है कंट्रोल करने के लिए। उसी प्रकार फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई कंट्रोल करने वाला कुछ सिचुएशन है क्या, देखेंगे हम लोग अलग अलग चैप्टर में। ये हम लोग देखेंगे कि अलग अलग चैप्टर में कंट्रोल का क्या क्या टूल्स दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो है मिटिगेशन है। मिटिगेशन वर्ड को नोट कीजिए। मिटिगेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा उपाय है क्या, कोई ऐसा मेथड है क्या जिससे हम लोग रिस्क को लो कर सकते हैं, रिस्क को लो कर सकते हैं। तो कंट्रोल एंड मिटिगेशन लगभग एक साथ चलता है कि कंट्रोल करेंगे, जैसे ब्रेक मारेंगे तो बाइक कार रुकेगा ही, तो एक्चुअली मिटिगेशन हो गया। धक्का लगेगा तो कम लगेगा। अब देखिए वो जो रेल वाला था, वो दूर से ही देख रहा था ड्राइवर, उसकी गलती बताना बेकार है, लोग उसी को दोष दे रहे हैं, ये दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, क्या दिख नहीं रहा है, ठीक है। उसको कहाँ से दिखेगा कि 4 किलोमीटर आगे क्या है। और पूरे रेल में ब्रेक मारना इतना आसान थोड़े है। और आप जो है, आपका जो है गुमटी अच्छा से बंद नहीं हो तो आपकी प्रॉब्लम है। तो उसने ब्रेक मारते मारते वो जो है आपको ट्रक में वो धक्का लग गया। और पूरा अगर पूरा फुल स्पीड में अगर धक्का लगता है, ट्रक का जो है चिथड़ा उड़ जाता है। इसीलिए जब आप कंट्रोल करते हैं तो वहां पर मिटिगेशन भी आता है। अब फाइनेंशियल सेक्टर में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो शेयर में आप जब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आपके पास 3 चीज चाहिए। एक तो आपको कैपिटल चाहिए, दूसरा आपको रिस्क बियरिंग कैपेसिटी चाहिए, ठीक है ना। 4 कर देते हैं, बहुत सा चीज चाहिए, मतलब 2-3 चीज मेन है वो बता देते हैं। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी मतलब अगर लॉस भी हो जाए तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। नहीं तो अगर ये सोचे कि इससे घर चलाना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे लोग ऐसा सोचते भी है कि घर चलाना है तो फिर प्रॉब्लम है वहाँ, ठीक है ना। तो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी हो जाए कि कुछ जगह आपको लिक्विडेशन वाला प्रॉब्लम आ जाए कि कुछ कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़े मुझे शेयर, तो छोड़ दीजिए ना। कुछ लिक्विडिटी का हम इसलिए सारे एक ही बास्केट में नहीं डालना चाहिए। तीसरा चीज आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल सेक्टर का नॉलेज नहीं है तो फिर मार्केट की तरफ देखना ही बेकार है, चलिए ना। क्योंकि दूसरे के भरोसे, आप किसी ब्रोकर के भरोसे आप अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप तो ऐसे ही गलत हैं कि वो बोलेगा कि सर जी पार्टिकुलर शेयर में लगा दीजिए, ठीक है ना, हम गारंटी देते हैं। उसकी अपनी गारंटी नहीं है कि वो कल तक उस वहां पे रहेगा कि नहीं, वो आपको क्या गारंटी देगा, राइट ना। तो नॉलेज आपके पास अपना होना चाहिए। और तीसरा चीज, अगर सब कुछ है तो टाइम भी होना चाहिए कि आप क्या मतलब ट्रेडिंग के लिए या फॉरेक्स के लिए या अलग अलग चीजों के लिए उतना समय दे रहे हैं क्या, ठीक है ना। तो ये सब चीज होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं देखिए उधर। तो फिर और सभी उपाय है, पहला दिन ही सब कुछ नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर ये सब चीज नहीं है तो तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ये है तो बेटर है, नहीं है तो भी डिलीवरी करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एकदम से हम डराने की बात नहीं कर रहे। लेकिन इसका जो एक
उपाय जो है वो आपका म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में आपको 12-13% से 15%, 20-25% भी रिटर्न मिल जाता है। 20%, 18% भी रिटर्न मिल जाता है। और यहाँ पे आपको ना ज़्यादा कैपिटल चाहिए, सिर्फ 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपया शुरू कर सकते हैं। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी आपको चाहिए नहीं। लॉन्ग टर्म में आप देख लीजिए, कोई भी म्यूचुअल फंड आपको बढ़िया ही रिटर्न देती है। लॉन्ग टर्म का मतलब 3 साल के बाद ही आप सोचिए, तो पैसा डूबता नहीं है। नॉलेज आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपके बदले में जो फंड मैनेजर है वो उसके पास नॉलेज है, वो आपका बदले में यूज करता है। टाइम आपको देना नहीं है, ठीक है ना। SIP लगा दिए और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू कट गया, ठीक है ना। एस्टिमेशन ऑफ रिस्क, तो ये इतना चीज रिस्क मैनेजमेंट को करना पड़ता है, बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगता है, कौन सा चीज होगा? बस छोड़ ही रहे हैं, 10 बज गया है, कल छुट्टी है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। सर जी, आइडेंटिफिकेशन तो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है कि लिक्विडिटी रिस्क है। मान लीजिए कि उसको बता दिया जाए कि लोन का पैसा नहीं आया है, बताइए कौन सा रिस्क इसका है? आइडेंटिफाई सर करेंगे तो उसके बाद ही मतलब मेजरमेंट ले पाएंगे। नहीं, इसीलिए आइडेंटिफिकेशन जो है मतलब ये क्रिटिकल नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो है, आप आगे देखेंगे, क्योंकि पहला क्लास है इसीलिए आप नहीं इसको पकड़ पा रहे हैं। कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल, कंट्रोल। कंट्रोल, ठीक है ना। गुस्सा आता है तो किसी फिल्म में दिखाया जाता है कि आप मुट्ठी बांध लीजिए और 1 2 3 इस तरह काउंटिंग कीजिए, गुस्से को कंट्रोल कीजिए, क्लियर ना। देखो हरदम और सर कंट्रोल करना भी हाँ, मतलब वो बहुत। कंट्रोल, वो जो बोलता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि अपने बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि बेटा अगर कोई अंकल अगर टॉफी देना तो तुम नहीं लेना। हो सकता है कि टॉफी में कुछ नशीला पदार्थ हो, तुमको उठा कर ले जाए, उनको डरा सकते हैं। बट अंकल को तो हम नहीं रोक सकते ना कि आप न देंगे, उसका तो काम ही है। अपने बच्चों को रोक सकते हैं। तो इसलिए इस बात को एकदम नोट कीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट का जो सबसे क्रिटिकल जो काम है, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। और इसी पे अगला क्वेश्चन भी है। चलिए 2-3 क्वेश्चन है, क्लास समाप्त हो गया। ऐसे फन के लिए 2-3 क्वेश्चन है, इसको करते हैं, उसका छोड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, कौन सा सही है? जीरो रिस्क। जीरो वेरी रिस्क गुड, में वेरी गुड। और ये आपके बुक में दिया हुआ है। ये मेरा कोई क्वेश्चन जो है, हम अपना क्वेश्चन तो बाद में बनाएंगे, ये आपके बुक में दिया हुआ है। जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज जीरो वेरिएशन इन कैश फ्लो फ्रॉम वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हायर द रिस्क हायर वुड बी द रिस्क प्रीमियम। वेरी गुड। प्रीमियम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? प्रीमियम का मतलब हम लोग ये नहीं समझे कि ये कोई इंश्योरेंस का कैपिटल। प्रीमियम है, ये कैपिटल हुआ। वेरी गुड। अब आप जब रेगुलरिटी कीजिएगा तो वो सब टर्म धीरे धीरे पकड़ने लगिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है? 3 नंबर, हायर द रिस्क इन बिजनेस हायर वुड बी द कैपिटल 3 रिक्वायरमेंट वुड बी द रिटर्न एक्सपेक्टेशन। हालांकि दोनों सही है, ऐसा नहीं कि पहला गलत है, हाँ ठीक है ना। पहला भी सही है, दूसरा भी दोनों सही सही। है। लेकिन जो बोथ लिखना चाहिए था, वो हम्म। बोथ की जगह पूरा दोनों- सेंटेंस लिखा हुआ है। हाँ हाँ, जो बोथ लिखना चाहिए था, बोथ की जगह पूरा सेंटेंस लिखा है। विच इज मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? controlling the level of risk to an organization's capacity। समझ में आ गया ना कि कंट्रोलिंग पार्ट जो है सबसे क्रिटिकल फंक्शन है, ठीक है। और ये आपके CIB के बुक में दिया हुआ है, बताया था, ये CIB के बुक का ही क्वेश्चन है। तो डेट्स ऑल। जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होगा इसको पढ़ के आइएगा, ठीक है ना। कि सबसे पहले आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके बाद सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं, सपोर्ट ग्रुप होते हैं, और ये किसी भी रिस्क का होता है। तो रिस्क को आइडेंटिफिकेशन, इसको पढ़ के आइएगा,
तो नेक्स्ट क्लास जो आपका ट्यूसडे को होगा, इसमें हम लोग देखेंगे और क्या है।